नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर, यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। संभल में शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीत मिल गई है। हिंदू पक्ष की दलील है कि मस्जिद का निर्माण मुगलों ने हरिहर मंदिर को तुड़वा कर किया था। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होंगे तो यही दुष्टों के विनाश के लिए भगवान कल्कि का अवतार होगा। ऐसे में इस जगह के हिंदू समुदाय में अपनी मान्यता है। वहीं मुस्लिम पक्ष का भी कहना है कि जब से उन्होंने होश संभाला है, इस ढांचे को मस्जिद के तौर पर ही पाया है। वो यह नमाज अता करते हैं। ऐसे में उनकी आस्था भी इस जगह से उतनी ही जुड़ी हुई है। बहरहाल मामला निचली अदालत से होते हुए हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अदालत ने क्यों ये मामला टिक नहीं पाया। क्या अदालत में मंदिर होने के सबूत पेश किए गए थे? एक रिपोर्ट। संभल मस्जिद के सर्वे का रास्ता हुआ साफ। हाई कोर्ट से निराश मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से आस। हाई कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाया मुस्लिम पक्ष? क्या हरिहर मंदिर होने के पेश किए साक्ष्य? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद विवादित ढांचा यानी जामा मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हलचल देखने को मिल रही है। सत्ताधारी बीजेपी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की, तो वहीं विपक्ष ने फैसले का तो स्वागत किया, लेकिन भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। न्याय पर सभी समुदाय, सभी धर्म, भारत देश के 140 करोड़ जनता का संवैधानिक अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो फैसला आया है संभल मामले को लेकर के, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर मस्जिद कमेटी जाना चाहेगी आगे तो जाएगी, वो उनका विवेक होगा कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के दोनों पक्षों को सुनेगी और पारदर्शी तरीके से न्याय करेगी। और जिला अदालत से अपेक्षा भी करते हैं कि जब न्याय किया जाएगा तो पूर्णतः न्याय होगा और किसी भी पक्ष के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोर्ट का सम्मान करती है और सभी पक्षों को, सभी नागरिकों को कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। संभल के मामले में सिद्ध हो चुका है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल उचित है और सही है। उसका विरोध करने वाले भटके हुए लोग हैं और माहौल को भटकाना चाहते हैं, विवाद को गहराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी प्रवृत्ति त्यागनी चाहिए और सरकार के फैसले के साथ खड़े होना चाहिए। और संभल में जो न्याय हो रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसका समर्थन करना चाहिए। उसमें विवाद बनाकर केवल समाज को भटकाने का काम या समाज में विवाद पैदा करने का काम, विद्वेष पैदा करने का काम अब बंद होना चाहिए। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद का निर्माण 1526 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था। इस दावे के साथ ही अधिवक्ता हरिशंकर जैन और 7 अन्य याचिकाकर्ताओं ने संभल की सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में मुकदमा दायर किया। 19 नवंबर 2024 को संभल की दीवानी अदालत ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक अधिवक्ता आयुक्त के साथ मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। सर्वे 19 और 24 नवंबर 2024 को किया गया, लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और फैसले की घड़ी आई तो मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी। अब माना जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से ही आस है। संभल से अरुण कुमार, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ सैयद खालिद नकवी हुसैनी साहब है, मुस्लिम धर्मगुरु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अशोक यादव जुड़े हैं, जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो चलिए सबसे पहले रुख यहाँ पर कर लेते हैं एच एस रावत जी का। एच एस रावत जी, हाईकोर्ट का फैसला आपने सुना और इस फैसले के बाद क्या टिप्पणी आपकी? देखिए मोनिका जी, सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर संविधान है और चुनी हुई सरकारें हैं। ये निश्चित तौर पर जितने भी हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, आईएएस आईपीएस हैं, नेता हैं, सबने इतिहास पढ़ा है और इतिहास पूरे विश्व का चीख चीख करके ये कह रहा है कि जब से इस्लाम आया तब से ये मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, इनकी तोड़फोड़ शुरू हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो अल अक्सा मस्जिद का मामला हो, चाहे वो हाजिया सोफिया चर्च का मामला हो, और चाहे हिंदुस्तान के अंदर जो हजारों जो मंदिर तोड़े गए थे उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई उसका मामला हो। तो इस बात को वो समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। इतिहास बताता है इस बात को, और फिर हमारा ये संवैधानिक अधिकार बन जाता है चुनी हुई सरकार से और कोर्ट से हम ये मांगते हैं कि अगर हमारे दादा परदादाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे धार्मिक स्थानों पर अत्याचार हुआ, तो उस अत्याचार के प्रूफ अगर हमारे पास हैं और उस जमीनी कागजात और उसके प्रूफ अगर हमारे पास मिलते हैं तो हम कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि हमारी जमीन को और हमारे मंदिर को आप आजाद कराइए। और उसी का परिणाम यह है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो साक्ष्यों के आधार पर दिया है और वो फैसले से जनता खुश है। इसी प्रकार का फैसला बाबरी मस्जिद के मामले में आया और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में मोनिका जी जितनी भी इस प्रकार की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं जो कि तानाशाही के टाइम पर, मुगलों के टाइम पर जो आक्रांत आए, उन्होंने जो इस्लामीकरण करने के लिए जो ध्वस्त किया था, उसको इस समय दोबारा से हासिल करने का समय है कि डेमोक्रेटिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है और उसमें हमें मिलना चाहिए। और हिंदुओं की आस्था का मामला है, हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया था, आज हम उनको लेने के लिए हाई कोर्ट में एक बार सैयद खालिद साहब का भी रुख कर लेते हैं। खालिद साहब, आपका रिएक्शन, फैसला देखिए, अदालत आप गए थे हाईकोर्ट और उसके बाद अदालत से अगर हम देखें तो फिलहाल जो फैसला है आप जानते हैं, तो आगे क्या रुख रहने वाला है? जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अदालत अभी कुछ दिन पहले सैयद मसूद सालार गाजी के मजार के ऊपर का जो सरकार का प्रतिबंध था ज़ियारत के लिए, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाकर जो है लोगों को हक दिया कि वहां जाकर लोग ज़ियारत करें। जब उस फैसले का एक बड़ी तरीके से और एक धूमधाम से स्वागत किया गया, तो फिर ये भी तो एक अदालत का ही बहुत फरमान है कि अगर जो है वो निरीक्षण होना चाहिए तो इसका विरोध क्यों? जब एक चीज के लिए हम खुश हैं तो फिर दूसरी चीज के लिए भी खुश होना चाहिए। जिस तरह मान्यवर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वक्फ अमिटमेंट के लिए जब लोग गए तो वहां स्वीकार किया गया और फिलहाल जो है बोर्ड वहां पूरा मसला चल रहा है, तो वहां जब मुस्लिम पक्ष खुश हैं जब तक अभी जब मसला वहां है तब तक के लिए, और तो जब उसके लिए खुश है तो फिर इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। दो पहलू होना, हम समझते हैं कि ये दो पहलू के अगर हमारे पक्ष में कोई चीज है तो हम खुश हैं, और अगर हमारे पक्ष में अगर चीज नहीं है तो हम जो है इसे ये कहें कि हमारे खिलाफ में अन्याय हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान्यवर कोर्ट ये चाहती है कि वहाँ जो दावा हिंदू पक्ष का है और वहाँ सर्वे होना चाहिए, तो अगर सर्वे होता है और सर्वे होने से दोनों पक्षों में शांति बनी रहती है, और एक चीज का जो लोगों के जहन में ये है हिंदू पक्ष का कि अगर ये मंदिर है तो वो अगर सर्वे कमेटी इसके कुछ चिन्ह पाती है तो फिर ये मान्यवर कोर्ट का मामला है कि अगर वहाँ क्या होना चाहिए। और अगर सर्वे होने में अगर ये पता चलता है कि ये मस्जिद है तो भी ये भी चीज जो है फिर मुसलमानों के पक्ष के लिए ठीक है। पर अगर मामला कोर्ट में है तो इसके ऊपर किसी भी समुदाय को, वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, इसको विरोध नहीं जताना चाहिए, क्योंकि हमारी एक प्रणाली है, पूरी हमारी एक सिस्टम है कोर्ट का, और हम दोनों पक्षों को इस पर यकीन है कि जो भी आएगा वो उसके हित में होगा, जिसके हित में जो है ये न्याय होगा। निश्चित तौर पर न्याय, अगर ये न्याय हो रहा है तो मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार सबका रिएक्शन ले लें, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अशोक यादव जी भी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ऋचा सिंह जी भी जुड़ गई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जी, अब चूंकि हाईकोर्ट में स्टे लगाने से इनकार कर दिया गया है सर्वे को और कह दिया गया कि सर्वे होगा, मतलब साक्ष्य तो पेश किए गए होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष ये साबित करने में कामयाब रहा होगा कि वहां पर हरिहर मंदिर था। देखिए मोनिका जी, कोर्ट का मामला है, चूंकि ये मामला सब जुडिस है और कोर्ट के हर फैसले पर, हर आदेश पर सभी लोगों को सहमत होना पड़ता है। रह गई बात, हमारे देश में कई अदालतें हैं
और अगर कोई भी पक्ष किसी भी अदालत से संतुष्ट नहीं होता है तो ऊपरी अदालत में भी उसके पास रास्ता है जाने का। ये सारे मामले जो है ना मोनिका जी, कोर्ट उसको सॉल्व कर देगा। हाँ। जैसे तमाम मामले सॉल्व हुए, ये मामले भी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ। सवाल ये है कि जो मामले जो भारतीय जनता पार्टी के मन में जो नफरत भरी है धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, वो कैसे सॉल्व होगा? मान लीजिए ये सब मामले तो कोर्ट सॉल्व कर देगी। हाँ। लेकिन जो उनके मन में जो नफरत भरी है धर्म विशेष को लेकर के, जाति विशेष को लेकर के, वो कैसे सॉल्व होगा? इसका निस्तारण कैसे होगा? आप ये बताइए। अभी तक जो विजय शाह जो मंत्री वहां का है मध्य प्रदेश का, उसके बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है। और वो क्या किया था उसने? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लताड़ लगाई। और इसके बाद भी मोहन यादव की सरकार उसको, उस मंत्री को, न तो उसका इस्तीफा ले पाई, न तो उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर पाई, जिसने देश की सेना का, हमारे देश की बेटी का और उस अधिकारी का, कर्नल का एक अपमान किया है। इसका क्या इलाज है? निश्चित तौर पर निंदनीय और सवाल इस पर उठते हैं। बिल्कुल अशोक यादव जी, लेकिन थोड़ा टॉपिक पर रहते हैं। ऋचा सिंह जी, देखिए समाजवादी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में है तो वो ठीक है, लेकिन बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप पहले भी लगते रहे और अभी भी लग रहे हैं। देखिए मोनिका जी, तुष्टीकरण की राजनीति का जो चरित्र है वो समाजवादी पार्टी का है। और चूंकि आज का जो मसला है वो संभल की जामा मस्जिद पर है, तो आपको याद होगा कि 19 नवंबर 2024 को जब सिविल जूनियर जज डिवीजन ने ये आदेश दिया था सर्वे का, और 2 चरणों में सर्वे हुआ। दूसरे चरण के सर्वे में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व करने वाले वहां के नेताओं और इंतजामिया कमेटी के द्वारा जो कोर्ट से निर्देशित सर्वे टीम थी उसके ऊपर किस तरीके से पत्थरबाजी की गई, वहां पे जूते चप्पल चलाए गए, वहां कानून को हाथ में लिया गया, और उन कानून को हाथ में लेने वालों के पक्ष में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से खड़ी हुई थी। जो लोग जेल गए समाजवादी पार्टी के लोग, उन पत्थरबाजों से मिलने जेल तक पहुंच गए। तो आज समाजवादी पार्टी को कम से कम माफी मांगनी चाहिए नैतिक रूप से, क्योंकि ये इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। जो संभल की जूनियर डिवीजन से जो सर्वे का आदेश आया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंतजामिया कमेटी को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए, और आज हाई कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया है और कह दिया है कि सर्वे उसी तरीके से जारी रहेगा। तो आज एक बड़ी जीत है, और समाजवादी पार्टी के संरक्षण में 2012 से जिस तरीके से संभल में कानून को अपने हाथ में लिया गया, संभल की जामा मस्जिद के जिस हिस्से में हिंदू अपने रिचुअल्स करने जाया करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उसको बंद कर दिया गया। इंतजामिया कमेटी जिसने एएसआई के ही प्रवेश को जामा मस्जिद में बंद करवा दिया था, इसको भी लेकर एएसआई की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया। और एक और एएसआई ने 2018 में एफआईआर दर्ज कराई कि मंदिर की मूल संरचना को बदला जा रहा है। आखिर ये मूल संरचना बदलने वाले कौन लोग थे? तो ये तुष्टीकरण की और नफरत की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को कम से कम आज आपके जिम्मेदार चैनल पर बैठकर उन संरचना बदलने वालों के, उन लोगों का जो एएसआई कोई परिसर में नहीं जाने दे रहे थे, उनकी जो है निंदा करनी चाहिए, और अपने कृत्य पे जो इन्होंने सर्वे टीम के ऊपर पत्थरबाजी कराई थी जिसमें इनके सांसद का नाम आया था उसको भड़काने में, उस पर माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से रावत जी का रुख करते हैं। देखिए रावत जी, हम अभी सुन रहे थे नकवी साहब का और उनका साफ तौर पर कहना था कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, यानी कि बिल्कुल भी हम डबल स्टैंडर्ड के पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है रावत जी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की सिचुएशन अभी चल रही है, हालांकि देखिए इस मामले में तो अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि सर्वे यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं इस पर राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये देश की गंगा जमुनी तहजीब के अगेंस्ट है या उसके लिए नुकसानदायक है? मोनिका जी देखिए, नकवी साहब विद्वान आदमी हैं, वो बात बड़े सही तरीके से प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजनीति इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, इसमें राजनीति अपोजिशन के लोग कर रहे हैं। उनको अपनी वोटों की चिंता है, उनको ये तनाव है कि अगर मुसलमानों के साथ अगर ये बात होती है और मुसलमान कहीं ये हार जाते हैं या मस्जिद हट जाती है, मंदिर बन जाता है, तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी तो वोटों की राजनीति मुसलमानों के ऊपर चल रही है ना। लेकिन हमें राजनीति से लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, लोग हैं, उनको अपनी आस्था का मामला है। कितनी तकलीफ होती है कि हमारा जो विष्णु हरि मंदिर है
उसके ऊपर मस्जिद जाकर के और नमाज अदा की जाती है। एक तरफ इस्लाम ये कहता है कि आप गैर जमीन के ऊपर, कब्जा की हुई जमीन के ऊपर आप वहां पर नमाज अदा नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ तोड़ करके और वहां पर नीचे मूर्तियां दबी हुई हैं, लेकिन वहां रावत आप साहब, नमाज इसमें अदा पूरे करते हो। इस्लाम ये धर्म के कैसा लोगों को, इस्लाम है? अनुयायियों को कैसे कटघरे लोग में हैं नहीं ये? खड़ा किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो राजनीतिक जो लोग हैं, यादव जी जैसे जो लोग हैं, उनको चिंता अपनी वोट बैंक की थी। उनको ये लग गया कि अगर ये हरिहर मंदिर मिल गया, अगर ये कृष्ण जन्मभूमि मिल गई, अगर ज्ञान वापी मिल गई हिंदुओं को, तो फिर तो पूजा पाठ सारे करेंगे और फिर हमारी वोट बैंक तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने, सापा के लोगों ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। ठीक है। ये तो वो लोग हैं जो हिंदुओं की पूजा पाठ को बंद कराते हैं। ज्ञानवापी के अंदर वहां पर पूजा पाठ होती थी श्रृंगार गौरी की, उसको भी इन लोगों ने बंद करा दिया, परिक्रमा को बंद करा दिया। ये वो लोग हैं जो हज बनवाते हैं, हज हाउस बनवाते हैं। इन लोगों ने तो यहाँ पर भी पूजा बंद करा दी थी विष्णु हरि मंदिर के अंदर। तो ये लोग अपनी वोटों की राजनीति ये कर रहे हैं मोनिका जी, हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए एक बार जवाब दे लेते हैं अशोक यादव जी से, मैं लौटूंगी आपके पास। कर रहे हैं जी रावत जी, मैं लौटूंगी। अशोक यादव जी, देखिए मोनिका जी, मुझे लगता है रावत जी को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर कब तक देश को लूटेंगे आप लोग? कब तक? हाउ लॉन्ग? आप माँ गंगा को भी नहीं छोड़े, आप भगवान राम के मंदिर को नहीं छोड़े, आप हिंदू समाज जो कि पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी, क्या वो हिंदू समाज उसको आप एक्सेप्ट करते हैं हिंदू के रूप में? अगर हाँ, तो उसके साथ इतना उत्पीड़न क्यों? उसके नौकरियों पे डाका क्यों? उसके आरक्षण पे डाका क्यों? तो ये सब सवालों का जवाब रावत जी अगर आप दे देते तो मैं मान जाता कि आप हिंदू हितैषी हैं और हिंदुओं के हित की बात करते हैं। क्योंकि जब जब आपको मौका मिलता है, जब जब आप तब तक पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के अत्याचार, उत्पीड़न में पीछे नहीं रहते हैं, बढ़ चढ़ के आगे जाते हैं। तो अब जब आप बात वोट की होती है तब आप हिंदू हिंदू करने लगते हैं। अभी कल की बात है, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि हमें, जब वो महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र की मनुवादी सरकार जो भाजपा की है, उस मनुवादी सरकार ने उनको न तो प्रोटोकॉल दिया, न तो उनको सम्मान दिया। ठीक है सर। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं प्रोटोकॉल दिया? क्यों नहीं सम्मान दिया? क्योंकि क्या हुआ? इसका उत्तर ये माना जाए कि वो दलित वर्ग से आते हैं। तो इतना नफरत आपके मन में रावत साहब भरी है दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, उसके बाद आप बड़े बेशर्मी से कहते हैं हिंदू हिंदू, सनातन सनातन। कब तक ये सब चलेगा? ठीक है मोनिका जी। ठीक है, नकवी साहब ये बताइए, देखिए पहले हमने अयोध्या में देखा राम मंदिर, उसके बाद हम जिस तरह से संभल में देख रहे हैं, या फिर हम ज्ञानवापी का जिक्र कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुस्लिम समुदाय इतना इनसिक्योर नहीं है जितना राजनीतिक पार्टियां उसे बना दे रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए सवाल का जवाब हमारे सीनियर राहुल साहब ने दे ही दिया कि ये जो जितना ये बेचैनी है ना, ये राजनीतिक पार्टियों की बेचैनी है और ये जो है वोटों का खेल है। बाकी जो जमीनी हकीकत जो है, ये मुसलमान जमीनी हकीकत में देखें, मैं एक मुस्लिम धर्म से आता हूँ, मुस्लिम धर्म गुरु, तो मुझे पता है कि लोग इन चीजों में बहुत सम्मान कर रहे हैं। कोर्ट का सम्मान देखिए, अयोध्या के वक्त में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है सम्मान किया गया और सुकून से हर चीज पेश हो गई। ये जो विवाद, थोड़े से भी आज जो विवाद कायम हो रहे हैं, ये जो है वोटों की राजनीति करने वाले कुछ पक्ष हैं जो ये इस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं। और कुछ मुस्लिम धर्म के अंदर, रिलीजन्स के अंदर कोई अभी नए नए कुछ संगठन बन गए हैं, ये जो है खामखा मुसलमानों को बहकाना, जिस तरह वक्फ अमिटमेंट की तरफ वक्फ कानून बना, उसको लेकर लोग सड़कों पे आए। मुस्लिम तो नकवी साहब, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा मुस्लिम पक्ष? नहीं, देखिए अब वो एक राजनीति में, हम गुजरात से हैं और ये जो समुदाय जो है, वो जो मस्जिद है वो यूपी से है। अब वहां के लोग अगर चाहेंगे, और जो प्रबंधक कमेटी है संभल मस्जिद की, जो वो जाना चाहे तो जाए, क्योंकि देखिए कानून सबके लिए है और ऊपर अदालतें भी है। अब अगर ये मान जो हाई कोर्ट का जजमेंट अगर ये है, तो इसके ऊपर शायद वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए कोई मनाही नहीं है किसी के लिए, और जाना चाहे तो जब चाहे। पर हम ये चाहते हैं कि विवाद को अगर संबंध करना है, खत्म करना है, तो हम दोनों को मिलकर ही खत्म करना होगा, वरना ये विवाद तो राजनीतिक पार्टियां इसको भड़काएगी और बहकाएगी। और खामखा जो है इसके अंदर जो है, जो आज जो मुसलमान नहीं समझता, उसको भी जो है समझा कर
उल्ट जिस तरीके से वक्फ कानून बना था उसको लेकर गलत एक इंफॉर्मेशन समाज में फैलाई गई, लोगों को खामखा सड़क पे लाया गया, पर लोगों को आज पता चल गया कि ये बात गलत जो है, खामखा लोगों को भड़काया जा रहा था, ऐसा हकीकत कुछ नहीं है। तो शायद इस बात के अंदर भी हो सकता है कि लोगों को भड़काया जा रहा हो, कोई राजनीतिक पार्टी फायदा उठाने के लिए, अपने फायदा उठाने के लिए, अपने वोटों की राजनीति करने के लिए सारा खेल रच रही हो। अब प्रबंधक जो कमेटी है जो मस्जिद की, वो अगर संतुलित तरीके से काम करे और अगर सर्वे होने दे, तो हम नहीं मानते कि सर्वे का कोई गलत प्रयोग होगा, क्योंकि जो भी होता है, अगर कोर्ट को कुछ नजर आया है, कोर्ट ने कुछ, अगर कोर्ट की नजर में ऐसी कोई चीज आई है और कोर्ट सर्वे कराना चाहती है, और तो फिर इससे किसी को विवाद क्यों होना चाहिए, करा देना चाहिए कि ठीक है भाई कर लीजिए। अगर लगता है कि यहाँ मंदिर है तो ये भी करवा के देख लीजिए, अगर वहां मंदिर नहीं निकला तो ये तो जो मस्जिद के लिए जो हित में होगा, और जितना इसको बढ़ाते जाएंगे, जितना ये विवाद बढ़ता जाएगा, वो उतना विवाद आगे फैलेगा, और उससे ये होगा कि दो लोगों के बीच में मन मुटाव बढ़ते ही जाएंगे, तो सामाजिक, और इसका फायदा जो है वो राजनीतिक पार्टियों को हो रहा है, हिंदू समाज को हो रहा है, आपके पास ऋचा सिंह जी, आपको लगता है कि देखिए एक तरफ सरकार सनातन की बात कर रही है, बीजेपी सनातन की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे कि बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर नकवी साहब ने मेंशन किया कि जब वक्फ संशोधन बिल आया उसके बाद सरकार ने ये जिम्मेदारी भी उठाई, संगठन ने भी उठाई कि लोगों को जाके बताया जाए कि मिसकंसेप्शन जो इसे लेकर फैल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है या वो मिसकंसेप्शन ही है एक्चुअली में। तो अगर देश में इस तरह का माहौल बन रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के एंटी, अगर इस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं संगठन और सरकार की जिम्मेदारी की तरफ, अगर आप बात करें भगवा की, अगर आप बात करें सनातन की, तो आपको दूसरे पक्ष को भी संतुष्ट करना होगा, ये बताना होगा कि उन्हें इनसिक्योरिटी फील करने की जरूरत नहीं है। मोनिका जी, भारत में संविधान और कानून का शासन है और संविधान और कानून के अनुसार सारी चीजें चल रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो, और वो वक्फ संशोधन बिल के नाम पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न केवल इस कानून को बनाया गया, बल्कि इसको लेकर उनमें कंसेंसस बनाने की, उसके प्रति उनको जागरूक करने का भी बीड़ा हमने उठाया है, जिसको ले अगर हम घर घर जाके उसको बता रहे कि किस तरीके से मुसलमानों में जो शोषित और वंचित वर्ग है उसके लिए ये कानून जरूरी है, और किस तरीके से आज तक इसका भूमाफिया दुरुपयोग करते आए हैं वक्फ के नाम पर। अब रही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी आरक्षण की बात कर रहे थे। ये आज तक नहीं बता पाते हैं कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पिछड़ों और दलितों का आरक्षण कांग्रेस पार्टी के द्वारा खत्म कर दिया गया, तब इन्होंने पिछड़ों और दलितों की आवाज आज तक नहीं उठाई। ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर एक दिन में 1 लाख से अधिक दलित कर्मचारियों को डिमोट करने का काम करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण के बिल को पाती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश कानून और संविधान से चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने जब सर्वे का आदेश हुआ था संबल में, तो भी पत्थर उठाने का काम किया था, अल्पसंख्यक समुदाय को भड़काने का काम किया था, और तब भी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए उत्तर प्रदेश में, इसके लिए हर तरीके का प्रयास किया। और आज उसी संबंध में कोर्ट से ऐतिहासिक निर्णय आया है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी को पत्थर चलाने वालों के साथ खड़े होने के लिए नैतिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। अशोक यादव जी, देखिए मुनिका जी, अभी ऋचा जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा पत्थरबाज, हिंसा, दंगा। आप ही बताइए, जो गड़ी मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, सर्वे जारी है, गड़ी मुर्दे नहीं है अशोक जी। सर्वे को पुनरीक्षण को लेकर जो याचिका आज उस याचिका को हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। यानी कि आप लोग जिस सर्वे का विरोध कर रहे थे, जिस सर्वे को बता रहे थे, और मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ, चलिए ऋचा जी एक बार बोल ले, वो अशोक यादव जी बोल ले। ऋचा जी मैं लौट आऊंगी आपके पास, अगर आप संविधान और मैं लौट आऊंगी ऋचा जी। ढांचा कहिए ऋचा जी, ठीक है ऋचा जी आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं। देखिए, ये जो गड़ी पीड़ा की कोई बात नहीं अशोक यादव जी, आप और पोक कर रहे हैं उनको, बोलिए। देखिए मोनिका जी, ये जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ये इसी का
वजह ही है हिंसा पैदा करना। ये हिंसा पैदा करने के लिए ही इस तरह के काम हो रहा है। देश को आप बड़े मुद्दे उखाड़ना कहते हैं। सुन लीजिए, माननीय उच्च बहराइच न्यायालय ने में आज जो आदेश दिया है उसी बड़े मुद्दे उखाड़ना कहते हैं। आपके विधायक सुरेश्वर सिंह ने बहराइच में क्या कहा था ऋचा जी, बताइए। अगर आप साथ थोड़ी से इस मामले की स्वीकार करिए तो बताइए दोस्तों कि आपके विधायक ने बहराइच में क्या कहा था। संभल का विवादित ढांचा है, लेकिन हमारे ऋचा जी वो एक बार बात अपनी रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। ऋचा जी सुन लेते हैं उनको, ऐसे आप ओवरलैप दोनों अगर करेंगे ना तो बात जो है क्लियर नहीं हो पाएगी। ऋचा जी एक बार सुन लेते हैं, आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए अशोक यादव जी। देखिए मोनिका जी, बहराइच भारतीय जनता पार्टी मतलब दंगा, भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंसा, भारतीय जनता पार्टी मतलब अलगाववाद, ये एक दूसरे के प्रतिरूप हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। आप देखिए, मैं वही कह रहा था, बहराइच में इनके विधायक सुरेश्वर सिंह ने अशोक यादव जी आखिरी बार यूपी में दंगा कब हुआ था, सरकार किसकी थी जी? बहराइच का दंगा तो अभी हाल ही में हुआ ना, भाजपा की सरकार, योगी सरकार में ही बहराइच में दंगा हुआ और इनके विधायक भी ने कहा। अच्छा अशोक यादव जी, एक प्रश्न ये मेरा ये भी है कि चलिए अगर भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और सिर्फ सनातन की बात कर रही है, आप तो मुस्लिम पक्ष की बात कर रहे हैं, तो अगर मुस्लिम्स के बीच में इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है तो आप ये काम क्यों नहीं करते कि उन्हें समझाया जाए कि कुछ भी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में फैसला हुआ है, अगर हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है तो कुछ तो साक्ष्य जो है वहां पर जरूर पेश किए गए होंगे। सर देखिए मोनिका जी हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस देश के अमन चैन को कायम रखने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस देश में जो उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, उसकी बात हम कर रहे हैं। हम किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्सली बात कर रहे हैं। और ये इस यूनिवर्सल बात में सबसे बड़ी बात है, जब वर्शिप एक्ट जब आया था उस एक्ट के पीछे का यही थीम थी कि इस देश में धर्म के नाम पर हिंसा न भड़काई जाए ताकि देश आगे बढ़ जाए। दुनिया आगे देख रही है मोनिका जी, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, फावड़ा कुदार लेकर के जमीन खोद रही है। तो ये इस देश का सिर्फ जमीन नहीं खोद रही है, ये हमारे युवकों का भविष्य भी खोद रही है, हमारे नौजवानों का भविष्य खोद रही है, छात्रों का भविष्य खोद रही है, और ये खोद के उसी में दफन करने के चक्कर में है और अपने सत्ता का जो पौधा जो है पुष्पित और पल्लवित करने के चक्कर में। इस बात को देश की जनता जान गई है मोनिका जी, और इनके गिने चुने जो दिन बचे हैं योगी सरकार के, ये चलने 2027 में पीडीए समाज और जो समाज इनके वजह से उत्पीड़ित महसूस कर रहा है, जो हिंसा का शिकार हुआ है, सब लोग मिल करके इस आताताई और मनवादी योगी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर सर आप भी कहाँ सबकी बात करें, आपने भी टैग कर दिया कि हम खाली पीडीए की बात कर रहे हैं, सिर्फ पीडीए की बात कर रहे हैं। हमने कहा पीडीए समाज के साथ साथ वो वर्ग जो इनके सत्ता से उत्पीड़ित है, वो सब लोग मिल करके इनको उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए सत्ता। चलिए ठीक है, एक बार रावत जी का रुख कर लेते हैं। रावत जी, जिस तरीके से राजनीति इस मामले पर हो रही है, आपने तो क्या साफ कर दिया कि जी भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि सिर्फ सनातन की बात की जा रही है और एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है? मोनिका जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अशोक यादव जी बड़े इंटेलिजेंट प्रवक्ता अपनी बात करते हैं। इन्होंने कहा रावत जी आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप दलितों के विरोधी हैं। इनकी सरकार थी, दलित विरोधी थी, मायावती दलितों की नेता थी, मार दिया होता उनको। इन्होंने क्या हाल किया था काशीराम के साथ में, वो बेचारे सुसाइड करने की नौबत में आ गए थे, इतना टॉर्चर कर दिया था उनको। और मायावती को अगर भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त देवी ना बचाते तो वो आज इस दुनिया में ही ना होती। ये इनका रूप है असली। और उस समय एम बाई फैक्टर था, एम बाई फैक्टर के अलावा दलित तो कहीं गिनती में नहीं आते थे, और दूसरे लोगों की तो ये सुनते ही नहीं थे। जितना गुंडागिर्दी, जितनी लैंड ग्रैबरिंग, जितनी डकैतियां, जितने किडनैप इनके समय पे हुए थे ना, यादव जी को अच्छी तरीके से याद होगा। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह जी की नेताजी की सरकार जो है इन्होंने को अच्छी तरीके से देखी होगी, मुझे तो पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो इस वजह से ये दलित प्रेम की बात कर रहे हैं, ये तो दलितों के दुश्मन है सबसे बड़े। और जिस समय हर एसएचओ यादव होता था, और डीएम और एसडीएम इनके अपने खास होते थे, और सबसे ज्यादा इन्होंने ठीक है सर, जातिवाद की बात मत करिए, मुद्दे से भटक गए हम एकदम और जातिवाद पर आ गए हैं यहाँ पर संभल से निकलकर। आप दोनों से विनती है मेरी, समय थोड़ा लिमिटेड है। एक बार नकवी साहब का रुख कर लेते हैं। नकवी साहब देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि सर्वे होना चाहिए, यानी कि हाईकोर्ट ने इस बात को माना है कि सर्वे की दरकार है,
यानी कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अंदर से साक्ष्य मिले हैं और मुस्लिम पक्ष सिर्फ बेचैन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब आपने कहा कि वहां का पक्ष अगर जाना चाहता है तो आज़ाद जाहिर है, सबके पास दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन साक्ष्य हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर विदेशी आक्रांताओं ने आकर अगर कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान में कर दिया तो उसकी जरूरत क्या है, वो बुनियाद हटनी चाहिए अपनी जगह से। अभी देखिए, अभी यूपी का ही मसला बताएं कि अभी पहले ये डबल स्टैंडर्ड जो हो रहा है कि हजरत मसूद सालार की दरगाह पर जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया, इसका लोगों ने स्वागत किया, मुस्लिम समुदाय ने, करने लायक है कि प्रतिबंध हटा, लोगों को दर्शन के लिए जगह खोल दी गई। और यही अगर जो मस्जिद के ऊपर आता है तो लोग विरोध में आ जाते हैं और खिलाफ हो जाते हैं, मुस्लिम समुदाय में कुछ लोग। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये नहीं चलना चाहिए। अगर दोनों संतुलित है तो अगर वहां आपको एक्सेप्ट है तो ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। रही बात आक्रांताओं की, तो वो जो विस्तारवाद का जो युग था भारत के अंदर, कई आक्रांता बाहर से आए और ये बात को माना भी गया है और इतिहास भी गवाह है कि उस वक्त कई बड़े मशहूर मंदिरों को तोड़ा गया और वो उनकी ताकत का पर्चा बताने के लिए, जो आक्रांता थे बाहर से आए, अपनी ताकत का पर्चा बताने के लिए इन्होंने कई मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बना दी गई। और मस्जिदें बनाकर, पर अगर वो मस्जिद हकीकत किसी मंदिर के ऊपर तोड़ के बना दी गई है तो वहां नमाज नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि इस्लाम, पहली बात तो मस्जिद की जो नियम और जो कानून है बनाने के लिए, वो मालिकाना हक रखने वाली जगह के ऊपर ही मस्जिद बनाकर इबादत हो सकती है। अगर किसी की इबादतगाह को तोड़कर वहां अगर इबादतगाह कायम की गई है तो वहां नमाज होना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि हर की जिस तरह एक हमारी आस्था है उसी तरह यहाँ बैठे हमारे हिंदू भाइयों की भी आस्था है। हर की आस्था को ठेस पहुंचता है। अगर किसी की जगह पर मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया हो तो फिर वहां हमारी आस्था को ठेस पहुंचा है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो उसी तरीके से अगर कहीं मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई है तो उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचा है। तो ये आस्था का जब मामला है, और भारत आस्थाओं का एक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जहां आस्थाओं की कदर करी जाती है वो मेरा भारत हिंदुस्तान है, भारत है वो। तो यहाँ आस्थाओं की कदर करते हुए अगर ये आक्रांताओं की जो ताकत के पर्चे पर जो मस्जिदें बना दी गई है, हकीकत के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस मंच से कि मुसलमान और हिंदुओं को बैठकर अगर ये कोर्ट के फैसले और इसके अंदर पक्षों के और पार्टियों और जो सरकार, ये जो है राजनीतिक दलों को हटाकर सिर्फ और आम आदमी, आम हिंदू, आम मुसलमान और इस्लाम धर्म के धर्म गुरु और हिंदू धर्म गुरु बैठकर अगर इसका फैसला कर लेंगे तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि भारत जिस तरीके से आज ग्रोथ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा सर, नहीं तो फिर राजनीति किस तरह से होगी। हुसैन साहब मैं आपके पास लौटूंगी। क्लोजिंग कमेंट ऋचा सिंह जी, 20 सेकंड्स। समाजवादी पार्टी, मोनिका जी अभी बात कर रही थी एएसआई की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो मैं सपा प्रवक्ता को करेक्ट कर दूं कि आप लोग मिसकंसेप्शन मत फैलाया करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संबल की विवादित ढांचे पर लागू नहीं होता है क्योंकि वो एएसआई से संरक्षित है। ठीक इसी तरीके का मिसकंसेप्शन फैलाया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा वोटों के तुष्टीकरण के लिए, जब उन्होंने संसद के भीतर सर्वे को खुदाई बताने का काम किया था। तो ये अशोक यादव जी, ये समाजवादी पार्टी का सच है, जहां पर आप लोग तुष्टीकरण के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऋचा जी, वर्शिप एक्ट की बात सिर्फ समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से भी, मायावती की तरफ से भी कहा जा रहा है, तो आप उसका स्वागत भी नहीं कर पाते। ठीक है, अशोक यादव जी। देखिए ममता जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा जो लगातार कई बार विधानसभा में झूठ बोला हो। उसमें माननीय योगी जी ने बोला कि बोलने नहीं दीजिए, 30 सेकंड ऋचा जी बोलने दीजिए, वक्त की कमी है ऋचा जी, वक्त की कमी है ऋचा जी, वक्त की कमी है। रिक्वेस्ट ऋचा जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है दूसरा उन्होंने झूठ बोला ऋचा जी, वक्त की कमी है प्लीज। कुंभ में जो उन्होंने एक बिजनेस मॉडल बताया एक नाविक का, उस नाविक के बारे में पता चला कि वो नाव माफिया है, वो एक नंबर का अपराधी है, वो वसूलीबाज है, उसकी तारीफ योगी जी विधानसभा में कर रहे हैं। तो इस तरह का झूठ फैलाने का, मिसकंसेप्शन फैलाने का और समाज में नफरत फैलाने का अगर काम कोई सत्ताधीश करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। ऋचा जी प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ऋचा जी, ऋचा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपकी बात आ गई है। ठीक है रावत जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, 30 सेकंड्स आप क्लोजिंग कमेंट।
देखिए मोनिका जी, मैं तो सिर्फ सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ हाई कोर्ट को। उन्होंने जो फैसला दिया वो संतोषजनक फैसला है और हिंदुओं को उसमें काफी संतोष मिला है, हमें भी बहुत संतोष मिला है, साधु संतों को बहुत संतोष मिला है जब उनको लगता है कि उम्मीद है, हमारी आस्था उसको कहीं ना कहीं सुना जा रहा है। तो ये एक काबिल तारीफ फैसला है और आगे मुझे उम्मीद है इसी प्रकार के फैसले होते रहेंगे। और मैं समाजवादी पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि आपको इतना विरोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका नाम जयचंद के तौर पर देखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी इस बात को समझेगी कि हिंदू धर्म के लिए जो फैसले आने वाले थे कोर्ट के थ्रू, उसमें समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा अड़ंगे डलाए थे। तो इस वजह से इतिहास को ध्यान में रखते हुए उनकी नौकरियों पे, उनके आरक्षण पे, उनके उत्पीड़न में सबसे आगे आप लोग रहते हैं, भाजपा और आरएसएस। सबसे बड़ा दुश्मन तो भाजपा आरएसएस है हिंदुओं की। अशोक यादव जी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज को शायद इतनी परेशानी नहीं हो रही जितनी समाजवादी पार्टी को हो रही है। देखिए मोनिका जी, समाजवादी पार्टी को परेशानी सिर्फ इस बात को है कि हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रदेश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग नफरत मत फैलाइए। राजनीति होती रहेगी, सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन इस देश का जो सामाजिक ढांचा है आपको चौपट मत करिए सत्ता के चक्कर में। सब हाथ आप लोग बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आपके सरकार ठीक है आप लोग की बात है। एक बार नकवी साहब का भी क्लोजिंग कमेंट ले ले सर, वक्त की थोड़ी कमी है। नकवी साहब 30 सेकंड्स आपके लिए। और देखिए, संदेश आपने दिया, बहुत अच्छा लगा, स्वागत योग्य है, लेकिन ये जिस तरह का अगर संदेश हम देखें, ये पूरी कम्युनिटी से अगर आता है तो ये समझने की जरूरत मुझे लगता है सभी को है कि धर्म इतनी छोटी चीज नहीं है कि एक जगह के जाने से उस पर आंच आ जाएगी या आपकी भक्ति या आपकी आस्था या ऊपर वाला कमजोर हो जाएगा। तो संदेश को बड़े पैमाने पर किस तरह से स्प्रेड करना चाहिए? बिल्कुल, आप देखिए, बड़ी बात आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि धर्म इतनी छोटी चीज नहीं है कि अगर एक चीज चली गई या आ गई तो आने से चली जाने से खत्म हो जाएगा और आने से बढ़ जाएगा। वो देखिए, धर्म एक बहुत बड़ी व्याख्या है, लोगों की समझ है। बस यहाँ तकलीफ जो है ये राजनीतिक दलों से है और वो संगठनों से है जो हमें बैठने नहीं देती। बाकी हकीकत ये है कि भारत का मुसलमान जो है कोर्ट को मानता है, कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। और वो अगर हम कानून के ही खिलाफ होकर काम करेंगे तो फिर कैसे, कौन फिर इस बार हमारा कौन सुनने वाला है? अगर हमें यकीन है कि हम। नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सभी मेहमानों का अपनी राय साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से। वक्त की थोड़ी कमी है तो देखिए, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे एक बार फिर से होगा। मुस्लिम समुदाय भी इसका स्वागत करा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात भी कही जा रही। इस बीच ये ज्यादा लग रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को ये बात नहीं पच रही है। ऐसे में संयम की जरूरत है। अगर मामला कोर्ट के अधीन है तो लेट द कोर्ट डिसाइड। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।